ट्रेडिंग भारत चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों एक छोटी सी खबर के साथ। चेन्नई के एयरपोर्ट ने इंटरनेशनल पैसेंजर्स को बैन कर दिया है कि अब वो अपने साथ मिठाई लगेज में नहीं ला सकते हैं। तो अगर कोई इंटरनेशनल पैसेंजर आपके पास चेन्नई एयरपोर्ट में आ रहा हो तो उसको सावधान कर दें। अगली खबर में दोस्तों हमारे पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के भी क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और हम यहां पे देख सकते हैं कि कंपनी के नेट प्रॉफिट्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस में 35% का जंप दिखाई दे रहा है, जो कि 751 करोड़ रुपए पर रहा। नेट इंटरेस्ट इनकम्स की अगर बात करें तो 32% का जंप हमें नेट इंटरेस्ट इनकम्स में दिखाई दे रहा है। और नेट इंटरेस्ट इनकम्स के अमाउंट के लिए हम चलेंगे अपने एक्सेल शीट पे, लेकिन उससे पहले एक ये भी बात देख लेते हैं दोस्तों कि कंपनी का जो पिछले साल का इसी पीरियड का नेट प्रॉफिट था वो 556 करोड़ रुपए था। तो चलते हैं अपनी एक्सेल रिपोर्ट पे, जहां पे हमने डेटा पहले से ही प्लॉट कर रखा है दोस्तों। यहां पे हम देख सकते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिपोर्ट्स में हमें नेट इंटरेस्ट इनकम्स में भी बढ़त देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस में 31.9 यानी लगभग 32% की, और साथ ही साथ हमें क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी 6% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट्स में भी 32% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है, साथ ही साथ 2% की बढ़त क्यू ऑन क्यू बेसिस में भी देखने को मिल रही है। प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज की बात करें दोस्तों तो कंपनी के प्रोविजंस बढ़ गए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लगभग 11% से कंपनी के प्रोविजंस बढ़ चुके हैं, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखा जाए तो 24.5% 24.56% से प्रोविजंस में बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव संकेत है। यानी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हमें प्रॉफिट और नेट इनकम्स तो अच्छी दिख रही है, लेकिन साथ ही साथ प्रोविजंस में भी हमें थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल रही है, जो एक थोड़ा सा नेगेटिव संकेत है। क्योंकि प्रोविजंस में हम दोस्तों पहले भी बता चुके हैं कि प्रोविजंस में वो पैसे कंपनी सेट असाइड कर देती है, किनारे निकाल के रख देती है, जो उसको लगता है कि उसके बैड डेब्ट्स को रिकवर करने में बाद में काम आएंगे। तो जो कंपनी की जो एक बैड डेब्ट्स की एक्सपेक्टेशन होती है उसके हिसाब से ही कंपनी अपने प्रोविजंस में जो पैसे हैं उनको सेट असाइड करती है। तो ज्यादा प्रोविजंस में पैसे डालने का मतलब कि कंपनी को जो है फ्यूचर में ज्यादा नुकसान होने की कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस बनी हुई हैं, तो इसको इसलिए नेगेटिव संकेत माना जाता है। फिलहाल ये इतना भी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि लॉस रिकवर करने के लिए कम से कम तैयारी तो कर रखी है। फ्राइडे के दिन मार्केट बंद होने से पहले स्टॉक में हमें 2% की तेजी देखने को मिली। 86.7 रुपए पर ये ट्रेड करता हुआ बंद हुआ। बात करें 5 सालों के परफॉर्मेंस की दोस्तों तो 5 साल में कंपनी ने 143% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दिए हैं, जबकि पिछले एक साल में हम देख सकते हैं कि 54% के अच्छे शानदार रिटर्न्स कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। अगर हम इनके दूसरे पैरामीटर्स की बात करें दोस्तों तो कंपनी का मार्केट कैप 60,000 करोड़ रुपए का है। मिड कैप टू लार्ज कैप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ये आती है। इंडस्ट्री के 12 के पीई के सामने 22 का पीई मेंटेन कर रखा है कंपनी ने, तो एक अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनी है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन इक्विटी हालांकि थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है 9.43 का, लेकिन अगेन दोस्तों फाइनेंशियल कंपनीज या जो भी इस तरह की सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैप मिड कैप में होता है, उसमें थोड़ा बहुत ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं, इरेगुलरिटीज भी कभी-कभी थोड़ी सी ऐसी देखने को मिल जाती हैं। बात करते हैं दोस्तों ईयरली प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स में भी हमें थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी दिखाई दे रही थी कोविड के पीरियड में, लेकिन अब हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लॉस को रिकवर करके कंपनी प्रॉफिट्स में आती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं रेवेन्यूज की, तो पिछले 5 सालों में रेवेन्यूज में भी हमें कंसिस्टेंट ग्रोथ साथ ही साथ देखने को मिल रही है। कोविड के बाद हालांकि एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन था जहां पे प्रॉफिट की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं थी जितनी की अभी होने लग गई है, तो फिलहाल यहाँ पे भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। बात करते हैं अगर इन्वेस्टमेंट पैटर्न की दोस्तों, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स पहले जो कि सितंबर 2022 में 11% थे, वो सितंबर 2023 में बढ़ करके 24% हो चुके हैं। यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का बड़ा इन्वेस्टमेंट इस बैंक में फिलहाल आ चुका है। अगर हम बात करें कि क्या इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे दोस्तों, तो हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट पे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के टेक्निकल चार्ट पे हम देख सकते हैं कि 86 रुपए के आसपास मार्केट में ये ट्रेड कर रहा है, और साथ ही साथ इसके जो एक पहला सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है वो 76 रुपए के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पर अगर ये गिरते हुए मार्केट के सेंटिमेंट में कहीं मिल जाए तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। लेकिन सेफ अगर इन्वेस्टमेंट की जगह की बात करें दोस्तों तो 63 रुपए के आसपास का एक मजबूत सपोर्ट कंपनी का हमें दिखाई देता है। हालांकि निकट भविष्य में ये यहाँ आएगा कि नहीं इसकी तो कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं हो सकती दोस्तों, लेकिन फिर भी एक सपोर्ट एक वो जगह होती है जहां पे स्टॉक आपको एक अच्छे रिटर्न देने की तरफ ज्यादा चांसेस प्रोवाइड करा पाता है। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी एजुकेशनल पर्पस के लिए दी गई है, इसका आपकी ट्रेडिंग से डायरेक्टली कोई रिकमेंडेशन का कोई ऐसा मामला नहीं है। आपकी ट्रेड आपकी अपने डिस्क्रिप्शन पे होनी चाहिए। अगली खबर में दोस्तों टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई एक पॉजिटिव खबर आ रही है। विस्ट्रॉन इंडिया जो कि इंडिया में आईफोन के असेंबली का प्लांट चलाती है बेंगलोर में, उसने अपने प्लांट को $125 मिलियन में सेल करने का प्लान बना लिया है, डिसीजन ले लिया है टाटा ग्रुप को। तो अब अगर ये डील पूरी हो जाती है तो टाटा ग्रुप इस आईफोन के
जो असेंबली का प्लांट है उसके मालिक हो जाएँगे और कहीं न कहीं उनके बिज़नेस में इस तरीके से ग्रोथ देखने को मिल सकती है दोस्तों। ये खबर कन्फर्म करी स्टॉक एक्सचेंज ने फ्राइडे के दिन। इस चीज़ को हम यहाँ पे गूगल पे सर्च करके भी कन्फर्म कर सकते हैं। अगली खबर में दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वार्टर 2 के अर्निंग्स के रिपोर्ट हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीएनबीसी टीवी पोल 18 के एस्टिमेट्स के साथ एक कंपैरिजन में हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट्स में कंपनी ने अपने एस्टिमेट्स को बीट किया है, मार्जिन में भी बीट किया है 310 बीपीएस के साथ, जबकि रेवेन्यू और ईबिटडा में 13% और 1.5% का मिस हमें दिखाई देता है एस्टिमेट्स से कंपैरिजन करने पर। जबकि एक्चुअल रिजल्ट्स में हम देख सकते हैं दोस्तों कि हरियाली दिखाई दे रही है सभी पैमानों पर। रेवेन्यू में भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों पे ही बढ़त देखने को मिल रही है। 13% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 1% की। ईबिटडा में हमें 50% की बढ़त यानी पिछले क्वार्टर से 50% ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस बार, और साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16.8% की बढ़त हमें देखने को मिल रही है, यानी ईबिटडा में भी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें दोस्तों तो 47.7% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में, यानी पिछले क्वार्टर से तुलना करें तो, और साथ ही साथ 26.98 यानी 27% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी ने 614 करोड़ रुपए के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट्स बनाए थे, जो कि अब की बार बढ़ के 780 करोड़ रुपए हो चुके हैं। तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ कंपनी के हर पैमाने पे हमें देखने को मिल रही है। तो पैरामीटर्स पे तो कंपनी में ग्रीनरी दिखाई दे रही है। फंडामेंटल्स की बात करें दोस्तों तो 96,600 करोड़ रुपए के आसपास की एक लार्ज कैप कंपनी कही जा सकती है। इंडस्ट्री के पीई से थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस इसका है, 33 के सामने 30 का, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी को हम देख सकते हैं 22 के आसपास चल रहा है। थोड़ा ज़्यादा है लेकिन काम चलाया जा सकता है। फिलहाल अगर बात करें परफॉर्मेंस की दोस्तों तो रेवेन्यूज को हम ईयरली बेसिस पे अगर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू हमें कांस्टेंट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले 5 सालों में। जबकि अगर हम लोग प्रॉफिट्स को देखें दोस्तों तो प्रॉफिट्स में भी हमें लगभग वैसी ही बढ़त देखने को मिल रही है। प्रॉफिट्स में भी लगातार एक कंसिस्टेंट ग्रोथ पिछले 5 सालों में देखने को मिली है। ज़ीरो डेब्ट इक्विटी रेशियो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ओवरऑल कहीं भी कोई ऐसी कमी देखने को नहीं मिल रही। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को पिछले कुछ महीनों में हम देख सकते हैं कि बड़े-बड़े ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं और साथ ही साथ नए काम भी अपने इनोवेशंस और इन्वेंशंस के ज़रिए कंपनी। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर बात करें दोस्तों तो म्यूचुअल फंड्स में हमें कुछ परिवर्तन पिछले 1 साल में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम देख सकते हैं तो म्यूचुअल फंड्स पिछले साल के सितंबर में 21.19% इसमें इन्वेस्टेड थे, जबकि इस साल के सितंबर में इनका इन्वेस्टमेंट कुछ घट गया है और अब इनका इन्वेस्टमेंट 18.85 ही रह गया है, यानी तकरीबन 2 से 3% से म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट में कमी आई है। बाकी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रमोटर्स के जो इन्वेस्टमेंट है वो वहीं का वहीं बने हुए हैं। ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के मौकों की बात करें दोस्तों तो टेक्निकल चार्ट में आने के बाद हम देख सकते हैं कि एक छोटा सा सपोर्ट लेकर के यहाँ पर फिर से इस चार्ट में हमें एक बाउंस बैक लेता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है, जहां पर 127 रुपए का एक सपोर्ट लेकर के ये चल रहा है। फिलहाल अगर इस सपोर्ट पे वापस आता है तो एक छोटी सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी प्रॉफिट्स को देख करके देखी जा सकती है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों तो 115 रुपए के आसपास एक सपोर्ट जोन 110 से 115 के बीच बनता है, जहां पर अगर इस गिरावट के मौसम में ये गिरता हुआ चला आए तो वहां पर एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। लॉन्ग टर्म में इसका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट भी है और अच्छा भी है, कंपनी भरोसे के लायक भी है, क्योंकि ओवरऑल इसका कैप भी अच्छा है और साथ ही साथ डेब्ट फ्री भी है। कंपनी के ऊपर कोई भी डेब्ट नहीं है दोस्तों, करती चली जा रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। सिर्फ एक चीज है जो फिलहाल एक नेगेटिव सेंटिमेंट बना रही है, वो है इंटरनेशनल मार्केट में वॉरफेयर की स्थिति। फिर भी दोस्तों जो भी होगा बाजार तो चलता ही रहेगा। अगली खबर दोस्तों गुजरात गैस की तरफ से है। सीएनबीसी टीवी 18 की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात गैस ने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि वो अपने इंडस्ट्रियल गैस के प्राइस को बढ़ाने जा रहे हैं 2.3 रुपीस पर एससीएम से। नए प्राइसेस होंगे 45.6 रुपीस पर एससीएम, जो कि 1 नवंबर 2023 से लागू होंगे। तो हमें गैस के दामों में बढ़त देखने को मिल सकती है, लेकिन ये इंडस्ट्रियल बेसिस पे होगा। घरेलू गैस के दामों में कोई बढ़त देखने को फिलहाल नहीं मिल रही है। साथ ही साथ ये भी इससे इफेक्ट पड़ सकता है कि गुजरात गैस के जो रेवेन्यूज हैं उनमें हमें कुछ बढ़त देखने को मिले इन नए बढ़े हुए जो गैस के दर हैं उनकी वजह से। अगली खबर में दोस्तों केंद्र सरकार ने नया रेट जारी कर दिया है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस प्याज के लिए, और अब प्याज को एक्सपोर्ट करने पर मिनिमम $800 पर मीट्रिक टन लेना पड़ेगा। इससे कम दाम पे कोई भी भारत से प्याज को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत के देश के अंदर लोकल अपने डोमेस्टिक लोगों के लिए प्याज की अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता बढ़ाई जा सके, ताकि लोकल बाजार में यानी भारत के बाजारों में प्याज के दामों को कंट्रोल किया जा सके। तो इस खबर से कहीं न कहीं हमें अपने बाजार में प्याज के दामों में कुछ ठंड पड़ती हुई दिखाई देगी। प्याज के दाम कुछ हल्के होते हुए दिखाई दे सकते हैं।
अगली खबर में दोस्तों अनंत के भी अंत हो जाने के बाद बीएसएनएल अपनी 4G सर्विसेज शुरू करने जा रहा है। फाइनली दिसंबर से ये सर्विसेज शुरू हो जाएंगी भारत में बीएसएनएल के कस्टमर्स के लिए। हालांकि अब भारत 5G के भी आगे सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज की तरफ बढ़ने की ओर अग्रसर है। आज ही हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में आपको बताया कि कैसे मुकेश अंबानी जी सैटेलाइट से इंटरनेट डायरेक्ट इंटरनेट अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करने की तैयारी में है और अब बीएसएनएल 4G सर्विसेज लॉन्च करने जा रहा है। फिलहाल इस सर्विस के लॉन्च होने के बाद बीएसएनएल के बिज़नेस में कोई बढ़त होगी या नहीं होगी, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। एक कहावत है दोस्तों कि गाँव बसा नहीं और लुटेरे पहले ही आ गए। बीएसएनएल ने अपनी 4G सर्विसेज अभी ढंग से शुरू भी नहीं की थी कि उनकी तरक्की पे पलीता लगाने के लिए एक नई खबर आ गई। एक बयान आया है टेलीकॉम गियर मेकर एरिक्सन की तरफ से। उन्होंने ये कहा है कि वो चेन्नई में एक रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ पे वो 6G की रिसर्च करेंगे। इस 6G की रिसर्च में वो ये अपनी जो जो टीम है उनके साथ काम करेंगे कि कैसे 6G सर्विसेज भारत के लोगों को प्रोवाइड की जाए और किस तरीके से प्रोवाइड की जाए कि वो हमारी जो आबादी है उसके हिसाब से डेमोग्राफिक के हिसाब से उसको ठीक तरीके से प्रोवाइड कर पाएँ। तो अब भारत 6G की तरफ बढ़ चला है, सैटेलाइट इंटरनेट की तरफ बढ़ चला है। देखते हैं दोस्तों इन दोनों खबरों में से कौन-सी खबर बाज़ार को पसंद आती है और क्या रिएक्शन आता है। अगली और इस वीडियो की आखिरी खबर में आप इस तस्वीर के साथ उसको देखें। तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रीमियर कंपनी की पद्मिनी कार को, जो कि अब आज अपने आखिरी सफ़र पर चलेगी। हाँ दोस्तों, मुंबई में अब पद्मिनी की इस कार को बैन कर दिया गया है। अब मुंबई की सड़कों पर ये कार टैक्सी के रूप में चलती हुई नहीं दिखाई देगी सोमवार से। तो आज संडे के दिन ये अपना आखिरी सफ़र तय कर लेगी और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। किसी प्रकार का शिकायत या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।